हेलो एवरीवन, वेलकम टू IQ वर्ल्ड। दोस्तों, आज आप लोगों के लिए मैं लेकर के आ गया हूं JSSC CGL मैथ का वीडियो नंबर 4। अगर आपने वीडियो नंबर 1, 2 और 3 नहीं देखा है तो उसको भी आप लोग जरूर देखिएगा। दोस्तों, यहाँ पर आपको इस वीडियो को देखने के बाद आपको गणित में बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है और इसमें मैं जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया था CGL में, उसी को लेकर के यहाँ पर आप लोगों को बताने के लिए आया हूं। दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है कि वह छोटी से छोटी कौन सी संख्या है जिसे 34, 32 में जोड़ने पर प्राप्त योगफल 10, 5, 4 और 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो ऐसे क्वेश्चन में हम लोग क्या करते हैं कि 10, 5, 4 और 2 का पहले एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम निकालते हैं, उसके बाद एलसीएम से इसमें डिवाइड करते हैं। तो चलिए पहले हम लोग इतना करते हैं, 10, 5, 4 और 2। देखिए दोस्तों, एलसीएम निकालते हैं। अगर देखिए यहाँ पर 10 जो है 5 से भी कट रहा है और 2 से भी कट रहा है, तो 2 और 5 को हम लोग पहले ही कैंसिल कर देंगे। अब बचा 10 और 4, दोनों का एलसीएम निकाल लेंगे। यहाँ पर 5 हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा, तो 2 दूनी 4, 5 20। एलसीएम क्या हो गया? एलसीएम हो गया 20। ठीक है। अब ये जो एलसीएम आया है दोस्तों, एलसीएम से हम लोग इसमें डिवाइड करते हैं। 34, 32 में 20 से डिवाइड कीजिए, क्या होता है? 20 एकम 20, बचा 14, ऊपर से आया 3, 20 सते 140, बचा 3, ऊपर से आया 2, 20 एकम 20, बचा कितना? 12। देखिए दोस्तों, किसी भी भाग में जो शेषफल बचता है, इसका मतलब हुआ कि अगर इस संख्या में से इस शेषफल को घटा लिया जाए, यानी 3432 में से अगर 12 को माइनस कर लिया जाए तो जो संख्या आएगा यानी 3420 आएगा। तो 3420 जो है इससे 20 से पूर्णतया विभक्त होगा। यानी कहने का मतलब यही हुआ कि जो शेषफल होता है वो एक्स्ट्रा होता है। ठीक है। अगर उस एक्स्ट्रा को हम लोग बाहर कर ले, इस संख्या से बाहर कर ले, तो जो बचेगा संख्या वो पूर्णतया 20 से विभक्त हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है कि किसी भी संख्या को उसमें से हटाने के लिए नहीं कह रहा है, उसमें जोड़ने के लिए कह रहा है कि वह कौन सी संख्या, छोटी से छोटी संख्या जोड़ी जाए जिससे कि यह पूर्णतया विभक्त हो जाए। अब देखिए 3432 है, ठीक है, 3432 है और ये 3420 है, तो हमने 12 माइनस किया तो 3420 आया। ठीक है। अब देखिए 3420 अगर 20 से पूर्णतया विभक्त है तो 3440 भी पूर्णतया विभक्त होगा। अगर इसमें हम लोग 8 जोड़ दे, 12 माइनस करने के बजाय अगर इस 12 में 8 जोड़ दे तो भी पूर्णतया विभक्त हो जाएगा 20 से। ठीक है। तो मिनिमम संख्या 8 जोड़ेंगे तो यह पूर्णतया विभक्त हो जाएगा। तो आपका डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे ढंग से इस क्वेश्चन को आप समझ गए होंगे। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति ने अपनी यात्रा का पहला भाग 160 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरा भाग 240 किलोमीटर की गति से तय किया और अपने गंतव्य तक की कुल 3840 किलोमीटर की दूरी को 20 घंटे में तय किया। देखिए यहाँ पर काफी शानदार क्वेश्चन है। देखिए, मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ तक ये पहला भाग है और यहाँ से यहाँ तक ये दूसरा भाग है। 2 भाग में दूरी तय किया है। पहला भाग को तय किया है 160 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से, ठीक है, ये है। दूसरा भाग को तय किया है 240 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है। और ये भी कह रहा है कि टोटल दूरी जो तय किया है वो कितना किया है? 3840 किलोमीटर की टोटल दूरी को तय किया है। ठीक है। अब कह रहा है कि दूसरे भाग की दूरी कितने घंटे में पूरी होगी, दूसरे भाग की दूरी कितने घंटे में पूरी होगी। तो सबसे पहले मानना पड़ेगा हम लोग को कि दूसरे भाग की दूरी कितनी है। दूसरी भाग की दूरी मान लीजिए x, ठीक है। तो पहले भाग की दूरी कितनी हो जाएगी? टोटल दूरी है 3840
और दूसरे भाग की x है तो पहले भाग की क्या हो जाएगी 3840 माइनस x। ये हो गया पहले भाग की दूरी, ये हो गया दूसरे भाग की दूरी, ये टोटल दूरी, ये पहले भाग का चाल, ये दूसरे भाग का चाल। ठीक है, इतना चीज आपको यहां से निकल गया है। और टोटल ये भी दिया हुआ है कि टोटल दूरी तय करने में उसको 20 घंटे का समय लगता है। और समय बराबर क्या होता है ये भी आपको पता होना चाहिए। समय बराबर होता है दूरी और बट्टा में चाल। ठीक है, ये भी आपको समझ में आ गया कि समय बराबर क्या होता है दूरी बट्टा चाल। ठीक है, तो चलिए हम लोग अब इक्वेशन बनाते हैं। कैसे होगा देखिए, पहला भाग को तय करने में कितना समय लगेगा, तो समय बराबर दूरी बट्टा चाल होता है। तो पहला भाग का दूरी कितना है 3840 माइनस एक्स, 3840 माइनस एक्स, और इसका चाल कितना है पहला भाग का तो 160, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस दूसरा भाग का कितना हो जाएगा x, दूरी x है और चाल कितना है 240, और दोनों भाग का यहाँ पर समय निकल गया। ये पहला भाग का समय, ये दूसरा भाग का समय, दोनों समय मिलाकर के कितना लगता है 20 घंटा। चलिए अब हम लोग इसको करते हैं सॉल्व। देखिए दोनों का एलसीएम निकालिएगा, एलसीएम आपका हो जाएगा 480, निकाल के देखिएगा काफी आसानी से निकल जाएगा। ठीक है, अब देखिए 16 या 48 तीन बार में कट रहा है ये। ठीक है, इससे 3 बार में कट रहा है तो 3 से हम लोग ऊपर वाले को गुना करेंगे तो क्या जाएगा 0 3 चौका 12, 3 8 24, 1 25 और 3 तिया 9 2 11, 11,520 माइनस 3x और प्लस कितना हो जाएगा। अब देखिए इससे ये कितना 2 बार में कट रहा है तो 2 से गुना कीजिए ऊपर 2x, यही होता है भिन्न का जोड़, आपको पता ही होगा बराबर 20। यहां तक आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहां पर कि -3x में से +2x घटेगा तो -x हो जाएगा, यानी 11520 माइनस x बराबर क्या हो जाएगा 20 को इससे गुना कीजिएगा तो 2 को 48 से कीजिएगा तो हो जाएगा 96, उस पर 2 को 0 लगा दीजिए। यहां से x निकालिएगा तो क्या हो जाएगा 11,520 माइनस 9600। ठीक है, चलिए घटा लीजिए, इसमें से 0 में से 0 जाएगा तो बचेगा 0, 2 में से 0 जाएगा तो बचेगा 2, 5 में से 6 जाएगा तो नहीं जाएगा तो 15, 15 में से 6 गया तो 9, और ये 10 में से 9 गया तो 1, यानी कि x बराबर हो गया 1920। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है आपको समझने में। इस x का मान आपको निकल गया, यानी कि दूरी जो है दूरी कितना होगा दूसरे भाग का वो निकल गया। दूसरे भाग का चाल दिया हुआ है तो दूरी दिया हुआ है, चाल दिया हुआ है तो दूसरे भाग में कितना समय लगेगा वो निकाल लीजिए। तो यहाँ पर दूरी दिया हुआ है 1920 और चाल दिया हुआ है 240, 0 से 0 कट जाएगा। ये कितना बार में कटेगा, ये कट जाएगा आपका 8 बार में, यानी कि 8 जो है आपको घंटा समय लगेगा दूसरे भाग में। चलिए आपका ठीक है ए नंबर ऑप्शन सही हो गया। उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि किसी वस्तु का अंकित मूल्य 5,000 रुपये है, इस पर क्रमशः 15%, 10% और 18% की 3 क्रमिक छूटें दी गई है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखिए क्रमिक का मतलब आपको समझना पड़ेगा पहले कि क्रमिक छूट क्या होता है। क्रमिक छूट क्या होता है, देखिए क्रमिक छूट मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए आपके पास 100 रुपया है, चाहे मान लीजिए आपका जो किसी वस्तु को 10% छूट पर बेचते हैं, 10% छूट यानी 90 रुपया में आप बेचिएगा, पहला बार में 90 रुपया में बेचिएगा। ठीक है, 10% छूट दिए हैं तो फिर 10% पहली बार छूट दिए, फिर हम लोग इसमें 20% छूट दे दिए, अब 20% छूट दे दिए तो अब कितना हो जाएगा, इसमें से 18 रुपया और माइनस हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 72। इसमें से फिर हम लोग 10% छूट दे दिए, फिर 10% छूट दे दिए, अब कितना हो जाएगा 72 में से 7.2 घटेगा तो कितना हो जाएगा 64.8। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 10% घटने के बाद 90 हुआ, फिर 90 का 20% घटाए तो 72 हुआ, 72 का फिर 10% घटाए तो 64.8 हुआ। तो ये जो देख रहे हैं यहाँ पर कि 10%, 20%, 10% है, ये सब क्रमिक छूट है। ठीक है, क्रमिक छूट है, यानी कि छूट देने के बाद फिर छूट दे रहे हैं। तो इसी तरीके से इसको बनाएंगे हम लोग, सॉल्व करेंगे।
देखिए यहाँ पर 5000 है, ठीक है। 5000 पर पहले छूट दिया है कितना, 15%, यानी कि 85/100 हो जाएगा, ठीक है। फिर दिया है कितना छूट, फिर दिया है यहाँ पर 10%, यानी फिर से 90/100 हो जाएगा। और फिर कितना छूट दिया है, 18%, यानी कि 82/100 हो जाएगा, ठीक है। 3 जीरो से ये 3 जीरो कट गया, ठीक है। ये 5 से कटेगा 2 बार में, ठीक है। अब देखिए इस 2 से काट दीजिए इसको 41 बार में। अब काट कूट कुछ नहीं करना है, नीचे 100 हो जाएगा, तो जो भी आएगा उसमें 2 अंक पीछे दशमलव लगा देंगे, ठीक है। तीनों को गुना कीजिए, 90 को 41 से गुना कीजिएगा, तो 41 को 9 से कीजिए, 9 एकम 9, 9 चौक 36, एक और 0 लगा दीजिए, ठीक। अब इसको 85 से कीजिए गुना, 0 5 0 18 0 8 48 और 8 फिर 24 4 28। देखिए अब दोनों को जोड़ते हैं, 0 5 6 8 5 13 का 3 हाथ में 1 9 1 10 1 11 और 3, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये आ गया आपको 31 36 50 और नीचे में 100 है, नीचे में 100 है, तो यहाँ पर 100 से इसमें भाग दे देंगे तो 2 अंक पीछे दशमलव हो जाएगा, यानी आपका आंसर 3136.5 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ए नंबर ऑप्शन सही हो गया, ठीक है। कैलकुलेशन था, ज्यादा कुछ था नहीं इसमें, बस गुना भाग करना था, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ये जो क्वेश्चन है मैंने आपको पहले भी बता रखा है। ये क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि पी ए और पी बी ओ केंद्र वाले वृत्त के बाह्य बिंदु पी से खींची गई 2 स्पर्श रेखाएं हैं। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि देखिए यहाँ पर मैं आपको फिगर बता के समझा देता हूँ। देखिए ये है ओ केंद्र वाला वृत्त है, यहाँ से कोई पी बिंदु है, ठीक है। यहाँ से एक स्पर्श रेखा है पी ए और एक स्पर्श रेखा है पी बी, ये बी है, ये ए है और ये पी है, ठीक है। और ये केंद्र है ओ, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर कह रहा है कि यहाँ पर ए पी बी 100 डिग्री है, तो ए पी बी ये जो है कोण कितना कह रहा है यहाँ पर 100 डिग्री, 100 डिग्री कह रहा है। इसको मिलाएंगे इससे और इसको मिलाएंगे इससे, ठीक है। चलिए यहाँ पर मिला दिया हमने दोनों को। अब देखिए एक चीज आपको यहाँ पर समझने की क्या जरूरत है, मैंने आपको कई बार बताया है ये बात कि अगर कोई स्पर्श रेखा है और केंद्र से स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु को जो मिलाते हैं, तो ये जो लाइन होता है वो 90 डिग्री पर स्पर्श रेखा को टच करता है, लंबवत होता है, ठीक है। कहीं भी स्पर्श रेखा खींच लीजिए ये 90 डिग्री के बराबर ही होगा, ठीक है। यानी कि कहने का मतलब ये भी 90 डिग्री होगा और ये भी 90 डिग्री होगा, कोई दिक्कत नहीं है यहां तक, ठीक है। अब देखिए आपको पूछा जा रहा है कौन सा एंगल, आपको पूछा जा रहा है कि ये एंगल क्या होगा, ओ ए बी, यानी कि ये जो ओ ए बी पूछ रहा है ओ ए बी, देख रहे हैं कि ये एंगल आपसे पूछा जा रहा है कि क्या होगा। तो इसमें आपको समझने वाली एक ही बात है कि यहाँ पर देखिए कि किसी भी चतुर्भुज के चारों कोणों का योग जो होता है वो होता है 360 डिग्री, ठीक है, 360 डिग्री, जिसमें कि यहाँ पर ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, ठीक है। एक है 100 डिग्री, यानी कि अगर एक कोण 100 डिग्री हो जाए चतुर्भुज का, दूसरा कोण हो जाए 90 डिग्री, तीसरा कोण भी 90 डिग्री, तो चौथा कोण कितना होगा, यानी कि ये कोण कितना होगा कि जो पी ए ओ बी चतुर्भुज है तो इसमें ये कोण कितना होगा कि 360 डिग्री हो जाए। दोस्तों ये कोण होना चाहिए आपका 80 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। एक चीज और यहाँ पर समझने की जरूरत है दोस्तों कि अगर कोई त्रिभुज है जिसमें कि 2 भुजाएं बराबर हो तो संगत कोण भी बराबर होते हैं, संगत कोण भी बराबर होते हैं। यानी कि अब देखिए यहाँ पर त्रिभुज ओ ए बी में, इसमें देखिए ये जो त्रिभुज है इसमें ये और ये भुजा बराबर है क्योंकि दोनों वृत्त का त्रिज्या है, तो एंगल ये जो होगा वही एंगल ये भी होगा, दोनों एंगल सेम होगा, ठीक है। जो कोण ये है वही कोण ये भी होगा। और एक कोण यहाँ पर 80 डिग्री दे रखा है
तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग है, ये भी कितना होता है 180 डिग्री के बराबर होता है, जिसमें कि एक कोण अगर 80 है तो दोनों का योग 100 होना चाहिए। जो एक कोण अगर 80 है तो इसका और इसका योग 100 होना चाहिए, और दोनों बराबर है तो ये भी 50 हो जाएगा, ये भी 50 हो जाएगा। आपका राइट आंसर हो जाएगा 50 डिग्री। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि समलंब चतुर्भुज है कि दो समांतर भुजाएं। देखिए समलंब चतुर्भुज कैसा होता है आपको पता होना चाहिए। इस प्रकार का समलंब चतुर्भुज का आकृति होता है। दो समांतर भुजाएं 27 है, एक 27 है और एक 13 है। क्या चीज में है? सेंटीमीटर में है। ठीक है, आगे है कि यदि समलंब चतुर्भुज की ऊंचाई 7 हो, यहाँ पर ऊंचाई भी दे रखा है, ये जो ऊंचाई है ये 7 है, ये भी ऊंचाई 7 है, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 अगुना समांतर भुजाओं का योग, यानी 27 + 13 अगुना ऊंचाई। ऊंचाई कितना है? 7 है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 1/2 अगुना 40 अगुना 7। इसको काटिएगा 20 बार में, ये हो जाएगा 140 क्या सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर कहने का मतलब होता है सेंटीमीटर अगुना सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। इसको मीटर गुना मीटर में बदलने के लिए 1 सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए बट्टा 100 करना पड़ेगा, और इसको भी बट्टा में 100 करना पड़ेगा। यानी अगर हम 140 जो आया है उसमें 100 अगुना 100 कर दें बट्टा में, ये मीटर स्क्वायर हो जाएगा। 1 सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 100 से भाग देंगे, दूसरे को बदलने के लिए फिर 100 से भाग देंगे, यानी कि 2 बार 100 से भाग देंगे। अब इसका जो आंसर हो जाएगा कितना हो जाएगा? 2 अंक यहाँ 2 अंक यहाँ, यानी कि 4 अंक पीछे दशमलव देना पड़ेगा, 0.0140। ये आपका आंसर हो जाएगा मीटर स्क्वायर में। ठीक है, आपका सी नंबर ऑप्शन सही हो गया। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों, ये जो क्वेश्चन आप लोगों को है यहाँ पर, इसको बनाने के लिए आपको कुछ कॉन्सेप्ट आना चाहिए। वो कौन सा कॉन्सेप्ट है चलिए हम लोग देखते हैं। देखिए दोस्तों, एक होता है साइन 90 - थीटा बराबर क्या होता है? कॉस थीटा, ये आपको पता होना चाहिए। फिर कॉस 90 - थीटा बराबर ये होता है साइन थीटा, ये भी पता होना चाहिए। ठीक है, फिर इसी तरीके से tan 90 - थीटा बराबर कॉट थीटा होता है, और फिर कॉट 90 - थीटा ये क्या होता है? tan थीटा होता है। फिर अगर हम देखेंगे कॉसेक 90 - थीटा ये क्या होता है? सेक थीटा होता है, और सेक 90 - थीटा ये होता है कॉसेक थीटा। ठीक है, ये चीज आपको पता होना चाहिए। तो यहां से आपको इसको सॉल्व करने में आसानी होगा। फिर आपको एक फॉर्मूला भी पता होना चाहिए। कौन सा फॉर्मूला? सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो इसमें आपको देखिए, हम आपको ये फॉर्मूला का यूज करेंगे यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद आपका ये जो है इस फॉर्मूला का यहाँ पर यूज करेंगे। ठीक है, और उसके बाद एक और फॉर्मूला है जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। कुल मिलाकर के हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व 1, 2 और 3 फॉर्मूला को यहाँ पर इसमें यूज करने वाले हैं। देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि 4 कोसेक स्क्वायर 57 डिग्री। तो कोसेक स्क्वायर 57 को क्या लिख सकते हैं? कोसेक स्क्वायर 90 - 33 लिख सकते हैं 57 को। यानी कि देखिए कोसेक 90 - थीटा मतलब सेक थीटा, यानी सेक स्क्वायर 33 हो जाएगा ये। चलिए यहाँ पर क्या डाल देंगे? सेक स्क्वायर 33, ये पहले से क्या है? tan स्क्वायर 33। अब देखिए कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, यहाँ पर है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1। इसका मान हो जाएगा पूरे का, इसका पूरे का मान क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। माइनस कॉस 90, कॉस 90 का मान क्या होता है दोस्तों? तो कॉस
जीरो का मान 1 होता है तो cos 90 का मान 0 होगा, तो -0 इसका मान हो गया। अब बढ़ते हैं आगे, माइनस हो गया 0 माइनस y tan स्क्वायर 60 डिग्री। अब देखिए दोस्तों एक और यूज करेंगे यहाँ पर कि tan स्क्वायर 66 को क्या लिख सकते हैं 90 माइनस 24, 90 माइनस 24। अब देखिए tan 90 माइनस थीटा और cot थीटा होता है, यानी कि cot 24 हो जाएगा ये स्क्वायर में, ठीक है। तो cot यहाँ पर देखिए cot स्क्वायर 24 इंटू tan स्क्वायर 24 दोनों कट करके 1 हो जाएगा, यानी कि 1 बराबर y बट्टा 2। यहाँ पर 1, यहाँ पर y भी है तो यहाँ पर y हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 4 बराबर y बट्टा 2 प्लस y हो जाएगा, यानी कि 3y बट्टा 2 बराबर 4। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा y बराबर 8 बट्टा 3। आपका राइट आंसर हो जाएगा y बराबर 8 बट्टा 3, जो कि ए नंबर ऑप्शन में आपका दिख रहा है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि ये भी आपको समझ में आया होगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। देखिए दोस्तों काफी शानदार है, समझने वाला क्वेश्चन है कि किसी त्रिभुज की भुजाएं 24 सेंटीमीटर, 26 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं है। अब देखिए यहाँ पर कि 24 का स्क्वायर कीजिएगा और 10 का स्क्वायर करके जोड़िएगा तो 26 का स्क्वायर आएगा। ठीक है, 24 का स्क्वायर 576 होता है, 10 का स्क्वायर क्या होता है 100, दोनों को जोड़ेंगे 676 होगा, जो कि 26 के स्क्वायर के बराबर होगा। 26 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 24 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर। किसी भी त्रिभुज में अगर दो भुजाओं के स्क्वायर को जोड़ते हैं जो कि तीसरे के स्क्वायर के बराबर आता है तो वैसा त्रिभुज को क्या बोलते हैं, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज यानी कि ये जो त्रिभुज होगा कैसा होगा, समकोण होगा, यानी कि ये समकोण होगा। ठीक है, जिसमें कि कर्ण हो जाएगा सबसे लंबी वाली भुजा। ठीक है, और इसको अगर 24 मानेंगे तो ये हो जाएगा 10। इसको उल्टा कर सकते हैं, 10 24 24 10 कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए ये आगे कह रहा है कि इसके प्रत्येक शीर्ष को छूता हुआ 4.2 सेंटीमीटर हो जाए, यहाँ पे सेंटीमीटर त्रिज्या वाला वृत्त खींचा जाता है। देखिए यहाँ पर एक वृत्त खींचा जाता है, यहाँ भी एक वृत्त खींचा जाता है, यहाँ भी वृत्त खींचा जाता है और यहाँ भी वृत्त खींचा जाता है। 3 जगह एक वृत्त खींचा जाता है जिसका त्रिज्या कितना है 4 ये जो कितना है 4.2। ठीक है, इसका भी है 4.2 और इसका भी है 4.2। ठीक है, आगे देखिए क्या कर रहा है कि वृत्त के खंडों द्वारा कवर किए गए भाग को छोड़कर त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी कि ये जो भाग दिख रहा है आपको, ये भाग इसको छोड़ देना है, इसको छोड़ देना है और इसको छोड़ देना है। तीनों को छोड़ करके जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा वो आपको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो पूरा त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुना आधार कितना है 10 गुना ऊंचाई कितना है 24। ठीक है, इसको काटेंगे तो 12, यानी कि 120 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है क्या हो गया है, त्रिभुज का क्षेत्रफल 120 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अब देखिए ये जो छाया वाला क्षेत्रफल है, यानी कि जो खंड है ये इसका क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल और इसका तीनों का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो जो त्रिज्य खंड है उसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई r स्क्वायर थीटा बट्टा 360 डिग्री। ठीक है, तो इसका मान लीजिए कि इसमें θ1 है, इसमें θ2 है और इसमें θ3 है, तीनों का कोण। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा पाई r स्क्वायर θ1 प्लस 360 डिग्री प्लस पाई r स्क्वायर θ2 बट्टा 360 डिग्री प्लस पाई r स्क्वायर θ3 बट्टा 360 डिग्री। अब देखिए पाई r स्क्वायर थीटा बट्टा 360, सॉरी यहाँ पर थीटा नहीं होगा। ठीक है, इस थीटा को हटाते हैं तो
क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। और देखिए यहाँ पर θ1 θ2 θ3 तीनों जुड़ जाएगा, θ1 प्लस θ2 प्लस θ3। अब देखिए त्रिभुज के तीनों कोणों का मान है θ1 θ2 और θ3, और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो होता है वो 180 डिग्री के बराबर होता है। तो क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर बट्टा 360 अगुना तीनों का योग का मान कितना हो जाएगा 180 डिग्री। 180 से 2 बार में कटेगा। ठीक है, अब आगे सॉल्व करेंगे इसको, तो लगा देंगे 22/7, क्योंकि पाई का मान 22/7 लगाना है, यहाँ पर दिया हुआ है, अगुना आर स्क्वायर, तो 4.2 अगुना 4.2, अब बट्टा में कितना हो जाएगा ये 2 हो जाएगा। इसको अगर आप लोग सॉल्व कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, पहली बात तो इसको काट देते हैं, तो 7 छक 42 0.6, ठीक है, और इसको काट देंगे तो ये हो जाएगा 11। 0.6 को 42 से गुना करेंगे, 6 दूना 12 और 6 चौका 24, 1 25, ये कितना हो जाएगा 2.52। ठीक है, उसको 11 से गुना करेंगे तो 2.52 जुड़ जाएगा, फिर इसमें कितना हो जाएगा 2772, 2 दशमलव हो जाएगा। ठीक है, यानी कि आपका 27.72 राइट आंसर हो जाएगा। सी नंबर ऑप्शन आपका सही हो गया। दोस्तों काफी आसान क्वेश्चन था, ज्यादा यहाँ पर कोई टफ नहीं था। मैंने इसमें इतना ज्यादा लिखा है, इसके लिए इतना टाइम लगा है, मैंने आपको समझाया है। उम्मीद करता हूँ कि ये चीज आपको अच्छे ढंग से समझ में आया होगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। दोस्तों यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज का काफी आसान और शानदार क्वेश्चन है। देखिए इसमें कह रहा है कि जब ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर होती है तो कोई राशि किसी निश्चित वार्षिक ब्याज दर पर 4 वर्ष में इतना रुपये और 5 वर्ष में इतना रुपये हो जाती है, तो ब्याज की दर क्या है। देखिए दोस्तों यहाँ पर एक ही वर्ष का अंतर है, 4 वर्ष में हो जाता है इतना और 5 वर्ष में इतना हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर अगर 4 वर्ष वाला, एक चीज आपको पता होना चाहिए कि 1 वर्ष के लिए, 1 वर्ष के लिए, ठीक है, 1 वर्ष के लिए जो आपका CI होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट होगा, वही आपका सिंपल इंटरेस्ट भी हो जाएगा। 1 वर्ष के लिए इसमें कोई अंतर नहीं आता है। दूसरे वर्ष में जाएंगे तो ही आपका कंपाउंड इंटरेस्ट बढ़ जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट सेम रहता है। ठीक है, 1 वर्ष के लिए दोनों एक ही सेम ही होता है। ठीक है, इसी कॉन्सेप्ट पर इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए 4 वर्ष में इतना हो रहा है, तो हम लोग क्या मान लेंगे कि चौथे वर्ष के बाद जो मूलधन है वो 7562 है, P बराबर। ठीक है, और 1 वर्ष में बढ़ करके कितना हो गया है 8469.44 हो गया है। तो 1 वर्ष में हुआ है, यानी 1 वर्ष में जो SI होगा वही CI होगा। तो अगर हम SI सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज निकाल दे तो वही हो जाएगा। ठीक है, तो 1 वर्ष में कितना बढ़ा है तो वो निकाल लेते हैं। 1 वर्ष में बढ़ा है 8469.44, उसमें 7562 घटा देते हैं, ये 44 हो जाएगा, 9 में 2 गया 7, 0 1 1, 1107.44। ये ब्याज कितना होगा SI बराबर 1107.44। ठीक है, R हमको निकालना है और T आपका दिया हुआ है कितना 1 वर्ष। चलिए आराम से निकल जाएगा, इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है। चलिए निकालते हैं। तो क्या होता है SI बराबर, यानी कि 1107.44 को अगर हम 44 लिख दे और बट्टा में 100 कर दे तो बात बराबर है, बराबर PRT बाई 100। P कितना है 7562 अगुना R हमको निकालना है और T है 1 और बट्टा में 100, इससे ये कट गया। ठीक है, अब देखिए दोस्तों इसको काटने का बहुत ही आसान तरीका है। देखिए यहाँ पर आप अनुमान लगा करके भी सही कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर आंसर जो आपका दिया हुआ है सभी पूर्णांक में दिया हुआ है। ठीक है, यानी कि ये इससे पूरा कटने वाला है। ठीक है, ये तो साबित हो रहा है क्योंकि ये पूर्णांक में दिया हुआ है। अब देखिए कैसे कटेगा, देखिए इसके इकाई अंक में 2 है, इसके इकाई अंक में 4 है। या तो ये 2 बार में कटेगा तभी तो 4 होगा, या कटेगा
कितना बार में? 7 बार में, तभी तो 7 दूनी 14 हो जाएगा, यानी 4 हो जाएगा। यह कटेगा कितना बार में? 12 बार में, ठीक है, या 17 बार में, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, 2 बार में तो होगा नहीं। यहाँ पर देखिए 1,10,000 है, यहाँ पर है 7,000, ठीक है। यह 1,10,000 देखिए दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, ठीक है। देखिए यहाँ पर 4 में से 5 नहीं जाएगा, 14 में से 5 के यहाँ पर 9 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि आपका जो 907.44 हो जाएगा। यानी अगर इसमें देखा जाए तो ये जो है यहाँ पर 1 नहीं होगा, ये जो 1 यहाँ पर दिया हुआ ये नहीं होगा, ठीक है। और यहाँ पर ये हो जाएगा 9, ठीक है, 90744। चलिए कोई बात नहीं, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। चलिए देखिए, या तो 2 से कटेगा, तो 2 से तो कटेगा नहीं, तो 2 तो पहले हट गया, और 2 ऑप्शन में भी नहीं है। चलिए हटाइए। ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन के हिसाब से अगर देखा जाए तो 7 भी नहीं है, 17 भी नहीं है, 12 से कटेगा। ऑप्शन में आपका 12 है, तो राइट आंसर आपका 12 हो जाएगा, ठीक है। कटेगा पूरा, 12 बार में कटेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। देखिए यहाँ पर टंकी और पाइप वाला क्वेश्चन है कि ए और बी किसी टंकी को 16 और 24 घंटे में भर सकता है। ए भर सकता है 16 घंटा में, बी भर सकता है 24 घंटा में, और सी खाली कर सकता है कितना देर में? 40 घंटा में, ठीक है। यानी ए के द्वारा 1 घंटा में भरा गया टंकी का भाग कितना हो जाएगा? 1/16। बी के द्वारा 1 घंटा में भरा गया भाग 1/24, और सी के द्वारा 1 घंटा में खाली किया गया भाग -1/40। यहाँ तक आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए यहाँ तक क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। तीनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं, तो तीनों पाइप एक साथ अगर खोल दिया जाता है तो तीनों पाइप द्वारा एक साथ टंकी को भरने में कितना समय लगेगा? देखिए तीनों पाइप द्वारा 1 घंटे में भरा गया भाग 1/16 प्लस 1/24 प्लस 1/40, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इसका एलसीएम हो जाएगा 480, यानी कि ये हो जाएगा 30, ये हो जाएगा 20, और ये हो जाएगा, यहाँ पर माइनस होगा, ठीक है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर ये खाली कर रहा है तो ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो -12, 30, 20, 50 में से 12 गया तो 38 बट्टा 480, 19 बट्टा 240। अब देखिए कह रहा है कि लेकिन 10 घंटे बाद, यानी कि 10 घंटा तक तीनों पाइप चलता रहता है, ठीक है। 10 घंटा यानी 10 से इसमें गुना कर देंगे, ये तो हो गया कि 1 घंटा में पाइप द्वारा भरा गया भाग है तीनों पाइप द्वारा। अब 10 घंटा में कितना भाग भरता है? 1 0 से कट जाएगा, यानी 10 घंटा में 19/24 भाग पानी से भर जाता है। तो शेष कितना बचता है? तो 1 - 19/24 कर लेंगे, तो कितना हो जाएगा? 5/24। ये भाग जो है शेष बचा हुआ है अभी भी भरने के लिए। अब क्या होता है कि ए को बंद कर देता है, यानी ए जो है सो अब बंद हो गया। अब बी और सी दोनों चल रहा है, तो बी और सी का 1 घंटा का कितना हो जाएगा? तो बी और सी का 1 घंटा का 1/24 और -1/40, एलसीएम 120, 5 - 3 यानी कि 1/60, ठीक है। बी और सी मिलकर के 1/60 भरता है 1 घंटा में, तो इतना कितना घंटा में भरेगा? यही क्वेश्चन तो पूछा जा रहा है। 1/60 भरता है 1 घंटा में, तो इतना कितना भरेगा? देखिए 1/60 भरता है 1 घंटा में, तो मान लीजिए कि चलता कितना है? x घंटा, तो जो कि 5/24 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। यहां तक समझने में कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए इसको काटेंगे तो 12 × 5 = 60 और 12 दूना 24, 25/2, 25/2, इसको सॉल्व कीजिएगा, आएगा 12.5, ठीक है, यानी कि डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन, ये तरीका आपको समझ में आया होगा। हमने क्या किया इसमें, एक बार फिर से देख लीजिए। दिया हुआ था कि ए 16 घंटा में भर सकता है, बी 24 घंटा में भर सकता है, सी जो है आपको 40 घंटा में भरे हुए टंकी को खाली कर सकता है, ठीक है। यहां तक आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं आया होगा, ठीक है।
तो हमने निकाला क्या कि ए जो है तो 16 घंटा में भर सकता है, तो ए का 1 घंटा में भरा गया भाग 1/16, बी का 1 घंटा में भरा गया भाग 1/24 और सी का 1 घंटा में भरा गया 1 घंटा में खाली किया गया भाग 1/40 माइनस में। ठीक है, अब तीनों मिला करके 1 घंटा में भरा गया भाग, तीनों मिला करके कितना हो जाएगा, तीनों मिला करके 1 घंटा में भरा गया भाग 19/240 और तीनों मिला करके 1 घंटा में अगर 19/240 भरता है तो 10 घंटा चला है, साथ में 10 घंटा में कितना भरेगा, 10 से गुना कर देंगे तो आपका आ जाएगा ये 19/24। तीनों मिला करके 10 घंटा में 19/24 भाग भर देता है तो बचा हुआ कितना भाग है, टोटल भाग 1 है तो 1 में से घटा लेंगे उसका, शेष भाग बच गया 5/24। यही शेष भाग को बी और सी मिल करता है, क्योंकि ए तो अब हो गया बंद, तो बी और सी मिल करता है, तो अब निकाल लेंगे बी और सी का 1 घंटा का, तो बी और सी 1 घंटा में भरता है 1/60, तो बी और सी अगर 1 घंटा में 1/60 भर रहा है तो कितना घंटा में पूरा भरेगा, तो मान लीजिए x घंटा में भरेगा, तो 1/60 गुना x कर दिए जो कि शेष भरा है, यानी 5/24 भर दिया है, काट कूट करके यहाँ से x बराबर आ गया आपका कितना 12.1/2। ठीक है, जो कि आपका डी नंबर ऑप्शन में दिख रहा है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि यह चीज आपको अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को हेल्पफुल लगा है कि अगर आपने मैथ में कुछ सीखा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर अगर आप जीरो है मैथ में तो भी आपको यहाँ पर बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए एक फाउंडेशन कोर्स भी लाने वाला हूं जो कि बहुत ही कम प्राइस पे होगा। आराम से आप लोग उतना प्राइस कहीं भी चाय पीने में निकाल देते होंगे, तो बहुत ही कम प्राइस में आप लोगों का 3 महीने का क्लास होगा, फाउंडेशन क्लास होगा, ठीक है, जिसमें कि मैं मैथ में आप लोगों को जीरो से लेकर के एक्सपर्ट बना दूंगा। उसके बाद आप लोग खुद ब खुद क्वेश्चन को सॉल्व करना चालू कर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक।